वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक की के बारे में पढ़ रहे थे। और हमने लास्ट क्लास के अंदर जो बच्चों हैं वो हमने जो है अर्धचालक पदार्थ जो थे उनकी विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ी, कितने प्रकार के होते हैं, पी प्रकार के, एन प्रकार के जो है अर्धचालकों के बारे में पढ़ा था। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पी एन संधि। पी एन संधि यानी कि पी एन जंक्शन कह सकते हैं जिसे हम लोग, पी एन जंक्शन यानी कि पी एन संधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं पी एन संधि जो है, पी एन क्या चीज़ होती है, ये पी एन संधि होती क्या चीज़ है। तो आगे हम देखें इसको कि एक हम लोगों ने पी प्रकार का अर्धचालक लिया है बच्चों, एक हमने एन प्रकार का अर्धचालक लिया है। जैसे हम लोग बात करते हैं फॉर एग्जांपल ये पी प्रकार का अर्धचालक, ये एन प्रकार का, तो एक पी प्रकार के और एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है बच्चों उसे हम लोग क्या कहते हैं, पी एन संधि, पी एन जंक्शन कहते हैं। फिर बच्चों इसके अंदर देखो हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि हमने क्या किया, कोई एक नैज अर्धचालक लिया यानी कि एक शुद्ध अर्धचालक पदार्थ लिया है। शुद्ध अर्धचालक पदार्थ लेकर के आप उसको दो भागों में डिवाइड कर दीजिए बच्चों। एक साइड में आप लोग क्या कर दीजिए, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दीजिए, और एक साइड बच्चों आप लोग क्या करिए, पंचसंयोजी अशुद्धि मिला दीजिए। कि हमने कोई शुद्ध यानी कि नैज अर्धचालक लिया है, उसके एक साइड बच्चों आप त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दीजिए और एक साइड बच्चों आप लोग क्या करिए, पंचसंयोजी अशुद्धि मिला दीजिए। और इस प्रकार की जो व्यवस्था बनेगी बच्चों उसे हम पी एन संधि कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, पी एन संधि कहते हैं। और जो डायोड होता है इस प्रकार का उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं, पी एन संधि डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं, पी एन संधि डायोड कहते हैं। यानी कि दोनों तरीके से देख सकते हो, एक पी प्रकार का अर्धचालक और एक एन प्रकार का अर्धचालक लेकर के आप जोड़ दीजिए तो पी एन संधि बन गया। या फिर आप एक अर्धचालक पदार्थ लिया है, उसके एक साइड त्रिसंयोजी मिलाओगे तो पी प्रकार का अर्धचालक बन जाता है, और एक साइड पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाओगे तो एन प्रकार का अर्धचालक का निर्माण हो जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, जो है कल हमने टॉपिक पढ़ा ही। तो इस प्रकार से पी एन संधि का निर्माण हुआ यानी कि पी एन संधि डायोड बना है। और पी एन संधि डायोड को यदि बच्चों हम प्रदर्शित करना चाहें तो पी एन संधि को अगर हम प्रदर्शित करना चाहते हैं तो देखेंगे हम लोग इसको किस प्रकार से जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये पी और ये एन प्रकार का हमने बच्चों क्या लिया है, एक अर्धचालक जो है यहाँ पर ले लिया। तो इस प्रकार से जो है हम इसको रिप्रेजेंट जो है वो कर सकते हैं। इस प्रकार से देखेंगे हम इसको, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइनस में, इसमें होल और इसमें इलेक्ट्रॉन। तो ये बच्चों पी एन संधि को हमने बनाया है। ये पी एन संधि बना, एक पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का लिया है। पी प्रकार का अर्धचालक, पी में कौन होते हैं बच्चों, होल उपस्थित होते हैं, और एन में बच्चों कौन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और पी एन संधि डायोड को यदि हम प्रदर्शित करते हैं, इसके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो बच्चों ये होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है बोर्ड में किसी में कि जो पी एन संधि डायोड होता है इसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, इसका साइन क्या होगा, किस साइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बच्चों पी एन संधि डायोड का अगर हमें साइन देखना है तो ये बनता है, एक पी और ये एन संधि का जो है डायोड का साइन है, प्रतीक चिन्ह है। इस प्रकार से इसको हम दर्शा सकते हैं। पी एन संधि होती क्या है, एक पी प्रकार का अर्धचालक लिया, एक एन प्रकार का अर्धचालक लेकर के मिला दोगे आप लोग तो बच्चों पी एन संधि का निर्माण हो जाता है। और फिर हम क्या करें, एक साइड त्रिसंयोजी या फिर एक साइड पंचसंयोजी अशुद्धि मिला दीजिए तो भी जो है पी एन संधि का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से जो अवस्था बनी, एक डायोड बना, वो पी एन संधि डायोड कहलाता है। उसके बाद हम बच्चों नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, पी एन संधि निर्माण की प्रक्रिया। पी एन संधि निर्माण की प्रक्रिया कि जो पी एन जंक्शन है वो बनता कैसे, पी एन संधि का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, ये काम कैसे कर रही है, उसको हम देखते हैं। कि हमने क्या किया, एक पी प्रकार का और एन प्रकार का अर्धचालक लिया। मतलब आप लोग त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी अशुद्धि मिला रहे हो, या फिर किसी नैज अर्धचालक के अंदर त्रिसंयोजी एक साइड पंचसंयोजी अशुद्धि मिला दो तो पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं। इस प्रकार से एक जो है पी एन संधि का निर्माण हो जाता है बच्चों। पी के अंदर जो बहुसंख्यक क्या होते हैं, होल होते हैं, और एन के अंदर क्या होते हैं, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुसंख्यक होल होते हैं पी में, और एन में कौन होते हैं बच्चों, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं।
मतलब अधिकतम मात्रा में n में इलेक्ट्रॉन है और p में अधिकतम संख्या के अंदर अधिकतम मात्रा में कौन है बच्चों, होल है। अब यहां से क्या होता है कि ये जो होल होते हैं ये n की तरफ गति करते हैं p से, और जो n के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है p की तरफ गति करेंगे। कि यहां से देख सकते हैं हम लोग होल कहां जा रहे हैं, n की तरफ, और n से जो इलेक्ट्रॉन थे बच्चों वो कहां पे आ रहे हैं, p की तरफ आ रहे हैं। तो ये p से n गए, वो n से p की तरफ आए, तो मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं और होल इधर जा रहे हैं। तो धारा का जो प्रवाह होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होता है, और जिस दिशा में होल चलता है धारा का प्रवाह उस दिशा में होता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत और होल की दिशा में। और इलेक्ट्रॉन यदि इधर चल रहे हैं तो धारा का प्रवाह बच्चों कहां होना चाहिए, इस दिशा में, और बच्चों होल इस दिशा में चल रहा है तो धारा का प्रवाह इस दिशा में होना चाहिए। और इनके कारण यानी कि p से होल n में गए और n से इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ आए, p के अंदर आए, तो इनके कारण एक धारा का प्रवाह होता है बच्चों, जिसे हम कौन सी धारा कहते हैं, विसरण धारा कहते हैं। कौन सी धारा कहते हैं बच्चों, विसरण धारा होती है। तो इसके कारण इसके अंदर एक जो है विसरण धारा का क्या होता है बच्चों, प्रवाह होने लग जाता है। और इससे क्या होता है कि जो धनायन और ऋणायन होते हैं, जो p और n से क्या होते हैं इस तरफ, जो यानी कि एक साइड यहाँ पर और n से इधर आए, तो यहाँ पर एक धनायन और ऋणायन जमा हो जाते हैं एक संधि तल के ऊपर, जिसे बच्चों हम क्या कहते हैं, अवक्षय परत या फिर अवक्षय क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि p से इलेक्ट्रॉन जो होल थे वो n में गए, n से इलेक्ट्रॉन बच्चों कहां पे आए, p के अंदर आए, तो इलेक्ट्रॉन इधर होल इधर गए, इनके कारण इलेक्ट्रॉन और होलों की गति के कारण एक धारा का प्रवाह है बच्चों, जिसे विसरण धारा कहते हैं, जिसकी दिशा बच्चों p से n की तरफ होती है, और बीच में एक संधि तल के ऊपर धनायन और ऋणायन का जमाव हो जाता है, जिसे हम बच्चों क्या कहते हैं, अवक्षय क्षेत्र कहते हैं। इस अवक्षय क्षेत्र यानी कि संधि तल के ऊपर धनायन और ऋणायन जो है वो इकट्ठा हो गए हैं, धनायन और ऋणायन आ चुके हैं, तो जिसके कारण इसके ऊपर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम विभव रोधिका या फिर विभव प्राचीर कहते हैं। विभव रोधिका या फिर बच्चों क्या कहते हैं, विभव प्राचीर कहते हैं। यानी कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होल थे वो इधर गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आए, तो यहाँ पर धारा का प्रवाह हुआ विसरण धारा, बीच में धनायन और ऋणायन इकट्ठा हुए संधि तल के ऊपर, जिसे अवक्षय क्षेत्र या अवक्षय परत कहते हैं, और जो धनायन और ऋणायन है उनके ऊपर एक विभवांतर उत्पन्न हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, विभव रोधिका विभव प्राचीर, इन धनायन और ऋणायनों के कारण। और उस विभवांतर की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, तो यानी कि n से p की तरफ होगी, यहाँ से यहाँ की तरफ, जिसे विभव प्राचीर या फिर बच्चों क्या कहते हैं, विभव रोधिका कहते हैं। अब बच्चों हमें पता है यहाँ से होल इधर गए, तो n के अंदर अल्प संख्या के अंदर होल आ चुके हैं, और p के अंदर अल्प संख्या में कौन आ गए, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से ट्रांसफर हुए थे तो आज यानी कि थोड़े बहुत जो होल है वो n के अंदर है, यानी कि अल्प संख्या के अंदर n में कौन है बच्चों, होल आ चुके हैं, और p के अंदर अल्प संख्या के अंदर कौन आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। और इनके कारण अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक होल के कारण एक धारा का प्रवाह होता है, जिसे कौन सी धारा कहते हैं हम बच्चों, अपवहन धारा कहते हैं, जिसकी दिशा n से p की ओर होती है। इस विभवांतर के कारण, विभवांतर इधर है तो प्लस से माइनस की ओर, इनके कारण एक धारा का प्रवाह हुआ, जिसे बच्चों हम कौन सी धारा कहते हैं, अपवहन धारा कहते हैं। और उसकी दिशा विसरण धारा की क्या होती है बच्चों, विपरीत, क्योंकि विसरण धारा p से n की तरफ थी और ये धारा बच्चों n से p की तरफ है। और धीरे धीरे बच्चों क्या होता जाता है, विसरण धारा में फिर कमी आती जाती है, अपवहन धारा बढ़ती जाती है, और एक स्थिति बच्चों ऐसी आ जाती है जब यानी कि विसरण धारा का मान कम हो रहा है, अपवहन धारा का मान बढ़ता जा रहा है, इसका कम इसका बढ़ रहा है, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब दोनों धारा का मान आपस में समान हो जाता है, तब जो है बच्चों pn संधि जो है वो कौन सी अवस्था में आ जाती है, उदासीन अवस्था के अंदर प्राप्त हो जाती है, वो उदासीन हो जाती है। तो ये बच्चों pn संधि का निर्माण था, जो कि हमने इस प्रकार से इसको देखा है कि p के अंदर कौन होते हैं, होल, n में इलेक्ट्रॉन, यहाँ से p से n में जले गए होल और n से p में इलेक्ट्रॉन आए, तो जिसके कारण एक धारा का निर्माण हुआ, विसरण धारा थी। और यहाँ पर जो है एक मतलब धनायन और ऋणायन एक संधि तल के ऊपर जमा हो जाते हैं, जिसे अवक्षय परत या अवक्षय क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर इसके कारण एक विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे विभव रोधिका या विभव प्राचीर कहते हैं, जो कि प्लस से माइनस n से p की तरफ है। अल्पसंख्यक होल और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन के कारण इसके अंदर एक धारा प्रवाह होती है इसके अंदर, जिसे कौन सी धारा कहते हैं, अपवहन धारा, जो कि विसरण धारा के
के विपरीत है। और फिर विसरण धारा में कमी, अपवहन धारा में वृद्धि होती है। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब दोनों धाराएं बराबर हो जाती है, यानी कि जो पी एन संधि होती है वो उदासीन अवस्था के अंदर आ जाती है। तो बच्चों जो सिलिकॉन होता है अर्धचालक, एक हमने देखा था जर्मेनियम। सिलिकॉन के लिए विभव रोधिका का मान 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए बच्चों कितना होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यानी कि हम लोग क्या देख रहे थे इसके अंदर, पी एन संधि को देखा। पी एन संधि क्या थी कि एक आप लोग त्रिसंयोजी अशुद्धि और एक साइड आप पंचयोजी अशुद्धि मिला दिए किसके अंदर, नैज यानी कि शुद्ध अर्धचालक में। नैज या फिर जो शुद्ध अर्धचालक होता है उसके एक सिरे पर त्रिसंयोजी और एक सिरे पर बच्चों पंचयोजी अशुद्धि यदि आप मिला देते हो तो वो जो है पी एन संधि का जो निर्माण हो जाता है, इस पी एन संधि तल का जो है वो बच्चों निर्माण हो जाता है। या फिर आप एक पी प्रकार का अर्धचालक लीजिए, एक एन प्रकार का अर्धचालक लेकर के दोनों को जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से बच्चों पी एन संधि तल का जो है बच्चों निर्माण हो जाता है। पी एन संधि का निर्माण हो जाता है, यानी कि एक पी एन संधि डायोड जो बनता है आगे, जिसे हम पी एन इस प्रकार से जो है प्रदर्शित करते हैं। ये पी एन संधि का जो प्रतीक चिन्ह है बहुत जगह जो है पूछा जा सकता है, पी एन संधि डायोड का है। ये पी एन संधि और ये पी एन संधि डायोड होता है। तो फिर हमने देखा कि ये कार्य कैसे कर रहा था कि यहाँ पर जो होते हैं बच्चों होल होते हैं बहुत संख्या में, और एन संख्या की जो एन होता है एन पार्ट में क्या होते हैं बहुत संख्या के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और यहाँ से होल इस तरफ गति करते हैं एन की तरफ, और एन से जो इलेक्ट्रॉन थे वो पी की तरफ गति करते हैं। तो जिसके कारण एक धारा का प्रवाह होता है, जिसे बच्चों कौन सी धारा कहते हैं, विसरण धारा कहते हैं। और यहाँ पर फिर क्या होता है, यानी कि जो धनायन और ऋणायन होते हैं वो एक संधि तल के ऊपर जमा हो जाते हैं बीच में, जिसे बच्चों हम क्या कहते हैं अवक्षय परत या फिर बच्चों अवक्षय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर वो जो है जमा हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक विभव या विभवांतर का निर्माण हुआ है, यानी कि इन धनायनों और ऋणायनों के कारण जो कि एन से पी की तरफ होता है, प्लस से माइनस विभवांतर, जिसे बच्चों हम क्या नाम दे रहे थे, विभव रोधिका या फिर बच्चों विभव प्राचीर कहते हैं। और ये सिलिकॉन के लिए विभव प्राचीर जो होता है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जर्मेनियम के लिए जो विभव जो प्राचीर या फिर विभव रोधिका का मान होता है बच्चों वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, यानी कि धनायन ऋणायन आए, इस यहाँ पे जो है अल्प संख्या के अंदर इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं और एन में अल्प संख्या के में होल आए ट्रांसफर होने से। फिर इनके कारण जो एक धारा का प्रवाह होता है, यानी कि जिसे अपवहन धारा कहते हैं, जिसकी दिशा एन से पी की तरफ थी। ध्यान रहे बच्चों, विसरण धारा की दिशा पी से एन और अपवहन धारा की दिशा एन से पी की तरफ, यानी कि एक दूसरे के क्या हुई बच्चों विपरीत हुई है। उसके बाद क्या होता है, विसरण धारा के मान में कमी आती है, अपवहन धारा बढ़ने लग जाती है। एक स्थिति बच्चों ऐसी आएगी जहां पर अपवहन धारा और विसरण धारा आपस के अंदर क्या हो जाती है, बराबर हो जाएगी। उस स्थिति के अंदर बच्चों जो पी एन संधि तल होगा, ये पी एन संधि होती है, वो कौन सी अवस्था में आ जाती है बच्चों, उदासीन अवस्था के अंदर प्राप्त हो जाती है।